So she's Oshu Mandal. Oishi. Yes, ma'am. What's the meaning of the word? Divine. Ah, philosophy ki class and divine. So tell us more about yourself. So this year I have got 399, and I'm expecting IS because I have a reservation, so I'm expecting IS. I'm from West Bengal, Shantiniketan, and this was my 4th attempt, first mains and first interview. So I think those who can relate, prelims mein fail hona can relate with me very easily. Sometimes prelims is the biggest hurdle. Biggest hurdle, yes, ma'am. I would say that it was the biggest hurdle for me, prelims. But now is it feeling good? Very good. Life is really stress free. If I have to say, like, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बिजी लाइफ आपका रहता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, सुबह से लेकर शाम तक आप बिजी होते हो और अभी कुछ भी नहीं करने को है, आप इतने फ्री हो जाते हो ऑल ऑफ अ सडन, वो ना वैक्यूम सा हो गया है लाइफ में कि हाँ, आदत भी पड़ जाती है. हाँ, यस मैम. है ना, you also get accustomed to studying so much that when you get selected you feel like अब कुछ करने को नहीं है. हाँ, ये है मैम. Yes, nice. So you people shoot your questions if you have any doubts. You people are shy. Yes. Sorry. See, if you are like okay with Hindi, कोई बात नहीं, bilingual चलेगा, मैं हिंदी बोल देती हूँ अच्छे से. सी मैं बोलूंगी कि फर्स्ट रीडिंग करके आप शॉर्ट नोट मत बनाओ, बिकॉज यू विल बी एंडिंग अप राइटिंग दी होल बुक अगेन, जो गलती मैंने की थी. इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ लो एंड देन प्रिपेयर द शॉर्ट नोट एंड ट्राई टू मेक इट शॉर्टेस्ट. फिर क्योंकि आप बाद में जब पढ़ोगे फिर से बार बार पढ़ोगे, फिर आप टेस्ट भी दोगे तो वो वैल्यू एडिशन होता रहेगा, बिकॉज आप एक पेज में प्रिपेयर कर रहे हो. स्टिकी नोट यूज़ कर लो, डिजिटली अगर कर रहे हो तो और आसान है वैल्यू एडिशन करना. सो फर्स्ट गो में जब आप करते हो ना, ट्राई टू मेक इट शॉर्टेस्ट, बिकॉज सी शॉर्ट नोट का ये होता है ना कि जब आप जाते हो एग्जाम देने, प्रीलिम्स के टाइम मैं बोलती हूँ, वो हेल्प ये करता है कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है दैट कि घुसने से पहले ना आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया. तो कभी कभी ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है. मेरे 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स का मैं बता रही हूँ मैम, आई हैव ऑलवेज गुड डन वेल इन CSAT. मेरा मेन हर्डल GS था. रीजन बीइंग दैट आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन GS. मतलब आते भी थे तो आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं टिक करती थी, ये सोच के कि क्या पता गलत आता है. सो वो शॉर्ट नोट ना उस चीज़ में आपको मदद करेगा. हाँ एग्जैक्टली. तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब आप बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हो, इवन एग्जाम देने जा रहे हो उसके बाद पहले ही आप पढ़ के घुस रहे हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ टिक कर सकते हैं. Actually what happened ना कि last time when I prepared the notes and then after going to exam I found that this notes is not complete. ये पूरा complete ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी. फिर मैं That is why you should not make notes in first, second, third reading. Once you have done it, only then you start extracting the keywords, important points only. Another thing happens ना मैम कि एक psychologically mind में चलते रहता है कि I have not made the notes, I have not made the notes, and after that this subject and many subjects is there in the pipeline. So ये psychologically mind में भी चलते रहता है, तो उसके कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग शायद नोट्स नहीं बनाना प्रेफर करते हैं, तो उनको मैं बोलूँगी यू कैन ऑल्सो हाईलाइट. बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाईलाइट कर लो, पूरा बुक मत कलर कर देना, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि लास्ट टाइम में जाके आप बस हाईलाइट पढ़ के निकल जाओ. So I always suggest first highlight with pencil, then Hana, second with a pen, third with a red pen, and fourth and lastly with highlighter. Yes ma'am. Else they will highlight everything. Yes. सी मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में दिक्कत ये थी कि मेरा ऑप्शनल दूसरा लिया था मैंने, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया था मैंने. तो मैं ना जिस हिसाब से GS के लिए आपको पढ़ना है मैं वो कवर ही नहीं कर पा रही थी. मतलब ऑल द टाइम मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो जाती थी उसमें ऑप्शनल प्रिपेयर करने में कि GS कवर्ड नहीं होता था. एक प्रॉब्लम ये थी. नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई वॉज वेरी मच फियरफुल ऑफ टेस्ट. मैं देती ही नहीं थी मैम. मतलब मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 टेस्ट दे दिया और मैं होगी ठीक है इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज जब आपको कम आते हैं मार्क्स आप सोचते हो नहीं आप मोटिवेट हो जाते पूरा पढ़ के ही देंगे, और वो पूरा पढ़ना कभी होता ही नहीं है. अच्छा मतलब पूरा पढ़े थे एग्जाम मेंस का देने के तब समय नहीं मैम, नहीं होता है. इट इज अ मिथ. आप नहीं पढ़ सकते पूरा. Nobody does it, but that is why. तो मेरा
23 में मेरा मेन था कि मैं टेस्ट दूंगी, कितना भी आ जाए कोई बात नहीं, मेरे को 60 भी आ जाए 70 भी आ जाए, मैं टेस्ट तो दूंगी। एंड उसमें भी मैंने ये किया था कि मैंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं किया था, मैंने बहुत मिक्स एंड मैच किया था, सो दैट ना वो शॉक फैक्टर बना रहता है। और ज़्यादा टेस्ट देने से फ़ायदा भी होता है कि आपको इंटेलिजेंट गेसिंग आ जाती है, आपको समझ मतलब वो हो जाता है, थोड़ा इंट्यूशन आ जाता है, बिकॉज मैम 25% ही हमको पता होता है कि एग्जैक्टली आंसर क्या है, बाकी तो वही आप एप्टीट्यूड, लॉजिक, एग्जैक्टली इधर उधर से करके लॉजिक। सो दिस इज द थिंग जो मैंने किया था। मैंने आई वुड से 50 क्वेश्चन लाइक टेस्ट पेपर्स तो दिए थे मैंने प्रीलिम्स के पहले। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि उसका टेस्ट पेपर का रिवाइज करना है कि नहीं, बहुत टायरसम काम है। अगर आप 50 को पढ़ोगे वापस से, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो एक पेज बना लो, कीवर्ड्स लिख लो, या जो आंसर आपको लगता है कि फिर से पढ़ना है वो आप नंबर लिख दो और सामने लगा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो ना, बस वो पेज देख लो और वहाँ रेफर कर लो। रिडंडेंट चीज़ें नहीं करनी है ना। बिल्कुल। एक दो ऑनलाइन वाले से बात करते हैं, मैम हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रीड एनसीईआरटीज? यू रेड एनसीईआरटी? मैम मैंने पढ़ा था, मेनली मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी का एंड एंशिएंट एंड मिडाइवल का, तमिलनाडु एनसीईआरटी। बाकी एनसीईआरटीज मैंने ना एक एक बार करके उसको, फिर मैं बेसिक बुक्स में आ गई थी, जैसे ठीक है स्टैंडर्ड बुक्स पे आप स्टैंडर्ड बुक्स में मैं आ गई थी। सो बट हाँ, ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी तो वेरी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सॉरी, क्लास ज्योग्राफी के लिए दैट इज 11 to 12। हाँ वही वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो तो उसका मतलब ज्योग्राफी का वही बुक है समझ लो। अदर देन दैट अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करनी है तो आप दूसरे, जैसे मैंने PMFIS के बुक से किया था, आप कर सकते हो उससे, या फिर अगर आपके पास मतलब कोचिंग के नोट्स, हम स्टैंडर्ड बुक्स ही देते हैं, तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स है तो उसी से करो। स्टैंडर्ड बुक्स का चीप पहले ट्रांसलेशन करा जाए और फिर उसमें मिस्टेक्स हो, क्या फायदा। सी बात ये है कि हर एक बुक में इतनी सारी चीजें हैं ना, अगर हम बार बार उसी को पढ़े ना तो बहुत सारी चीजें हमको पता होती है, बट हम पढ़ते नहीं है, हम वैल्यू एडिशन के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, और ये प्रॉब्लम है इवन मेंस में भी। एग्जैक्टली वी डोंट गिव नोट्स, मतलब वी गिव स्टैंडर्ड बुक्स टू स्टूडेंट्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, उसी को बार बार पढ़ते रहो। हम क्लास में भी वही से पढ़ाते हैं, हम वो करते ही नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा, एंड सो टाइम मैनेजमेंट, हाउ डिड यू मैनेज टाइम? मेरा ऐसा था कि आई एम लाइक अर्ली राइजर, तो मैं सुबह 7 बजे चली जाती थी लाइब्रेरी, 9 बजे तक वापस आ जाती थी, नाश्ता हाफ एन आवर 45 मिनट्स करके, देन अगेन कितने बजे, 9 बजे आ गई, 10:30 11 बजे तक अगेन लाइब्रेरी, फिर लंच के टाइम आती थी 1-2 बजे। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो दिन का 7-8 घंटा होता था, इफेक्टिव 7-8 घंटे की मैं बात करूँ, मैं सिटिंग हो सकता है ज़्यादा होगा 10 घंटे होंगे, बट इफेक्टिवली अगर आप काउंट करो तो 7-8 घंटे। और मुझे लगता है मैम उतना काफ़ी होता है, अगर आप एक साल तक 7-8 घंटे, उतने तो हो भी नहीं पाते बहुत बार। एंड संडे में ऑफ लिया करती थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है इफ़ यू constantly studying and studying. Exactly. Sometimes people study more. हाँ बिल्कुल मैम, है ना, वो ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं। स्ट्रेस आ जाता है ज्यादा पढ़ने से भी कभी कभी। मतलब आई एम नॉट अ फैन ऑफ टू मच, मतलब आई हैव हर्ड पीपल कि हमने एकदम कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब आई डोंट थिंक दैट इज द एडवाइजेबल वे ऑफ डूइंग इट। मैम वही, ये ना बहुत पर्सनल चीज है, किसी किसी को आइसोलेशन बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है आइसोलेशन। मुझे चाहिए कि मैं 2-3 लोगों से तो कम से कम बात करूं, सुन लो मेरी, तुम सुनो मैंने क्या क्या किया दिन भर, ये है। एंड ये है कि लाइब्रेरी में भी मैं जब जाती थी ना, 2 घंटे से ज्यादा मैं एट अ स्ट्रेच नहीं बैठती थी, 2 घंटे बैठती थी, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो बाहर थोड़ा सा, फिर वापस आके। इतना है कि अगर आप 2 घंटे बैठ रहे हो तो ट्राई कि एटलीस्ट 1.5 आवर की एफिशिएंसी आए, बिकॉज बैठने को तो लोग 12 घंटे भी बैठ लेते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपका दिमाग कहीं और है, आप सीरीज देख रहे हो, आपने क्या पढ़ा आपको पता ही नहीं चल रहा है, अगर बैठे हो तो अच्छे से बैठो, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली फोकस, यस फोकस। Rajendra Nagar has another problem of taking books everywhere. I have seen students चाय पीने जा रहे हैं, किताब साथ चल रही है। मैम मैंने जिम में भी देखे, जिम में सच में उसने स्पेक्ट्रम लेके क्यों आ रहे हो भाई जिम में? हाँ वो मैंने देखे हैं, सब बुक लेके, इट फील्स कि नहीं मुझे पढ़ना है, बट कभी कभी थोड़ा सा अलग होना होता है बुक से। एक ही चीज आप बार बार करोगे ना तो आपको नफरत हो जाएगी उस चीज से, नफरत तो करना नहीं है। एक साल में यू कैन नॉट जस्ट से एक टाइम के बाद कि आई डोंट लाइक टू रीड, ये नहीं हो सकता, कंसिस्टेंट तो रहना ही है। मतलब जब पढ़ रहे हो तब पढ़ो, और जब बात कर रहे हो तो बात करो, है ना, जब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो तो कर लो। बात भी यूपीएससी की होती है, उसके अलावा कोई बात भी नहीं होती।
मतलब जो भी एंजॉय दैट टॉक, हाँ। है ना। उस वक्त पे बच्चे ना मतलब जब पढ़ाई कर रहे होंगे ना तब बाकी सब सोच रहे होते हैं, और जब बाकी सब कर रहे होंगे तब पढ़ाई की टेंशन आती है ना। आई हैव सीन पीपल, मैं अभी ना इन लोगों को ट्रेन कर रही हूँ कि जंपिंग जैक्स से थोड़ा रुक जाएं। जैसे ही पॉलिटी पढ़ेंगे हाँ, तो चिंता होगी इकोनॉमिक्स तो करी नहीं, करिए नहीं, यस यस। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो चिंता आएगी यार सी सेट तो कर लेना चाहिए, प्रीलिम्स तो के लिए वो भी जरूरी है। जब सी सेट कर रहे होंगे तो होगा यार मेंस आंसर राइटिंग करी नहीं। सो ऑलवेज यू आर जंपिंग टुवर्ड्स अ थिंग व्हिच यू विल डू लेटर ऑन, है ना। तो वही बहुत जरूरी चीज है। माइंड को थोड़ा सा स्कैटर्ड नहीं रखना है, थोड़ा सा अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसी वजह से मैम में पता है एक दिन में 2 सब्जेक्ट करती थी। वो ना हो कि ये नहीं करा वो नहीं करा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ती जा रही हूँ। इट इज, फिर वही मैं बोल रही हूँ, ये जो चीजें हैं ना ये बहुत पर्सनल चीजें हैं, किसको किस चीज में कंफर्ट आए उस चीज पे है। मेरा था कि मैं एक ही सब्जेक्ट सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं इसलिए 2 सब्जेक्ट ले लेती थी कि थोड़ा वेरिएशन भी हो जाता है और ये भी लगता है कि एक साथ 2 कंप्लीट हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रीलिम्स हो गया, इतने सारे, अरे कहाँ गया। Madam, how did you cover current affairs? Did you make your own short notes for newspaper and followed magazine? Current affairs कैसे पढ़ा? हाँ, तो करंट अफेयर्स का मेरा ये है कि न्यूज़पेपर के मैं थरो नोट्स नहीं बनाती थी, कीवर्ड्स लिख लेती थी। अगेन वही डायरी एक छोटा सा बना लो, आप कीवर्ड्स लिख लो। मैं बाजू में गूगल लिख देती थी कि कभी मेरे को अगर कीवर्ड पढ़ के समझ में आ गया कि ये क्या है तो ठीक है, नहीं तो आई गूगल इट। ठीक है, या तो एक लाइन ही लिख लो, इतना ही काफ़ी होता है। बिकॉज आप न्यूज़पेपर का नोट बनाने जाओगे ना तो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो आई वोंट एडवाइज दैट। नेक्स्ट इज, कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आप उठा लो, सब में सेम ही है, बट प्रॉब्लम ये है ना उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप उतना याद भी नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि करंट अफेयर्स का भी मैं मैगजीन का रिवाइज कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाई थी। तो मेरा वही एक जो डायरी थी ना वो था कि हाँ इससे मुझे कवर करना है। नेक्स्ट इज, मैंने फिर बोला कि मैंने टेस्ट भी बहुत सारे दिए, उससे भी बहुत करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीजें तो पूछ ही लेते हैं। हाँ, करंट अफेयर स्पेसिफिक टेस्ट जो थे वो भी मैंने दिया हुआ था, जो हर महीने निकालते ही है। आप ऐसे कहीं पे भी आपको, यहाँ तो हब है, यहाँ तो कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, वहां से आप ले लो करंट अफेयर्स स्पेसिफिक जो टेस्ट आते हैं वो लो, आप दो, उसको रिवाइज करो, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते हैं ना कोई चीज, तो वो आपको ज्यादा दिमाग में रहता है रादर देन कि सिर्फ पढ़ते रहो। वेरी ट्रू। देखो अगेन मैं बोलूंगी कि 2 चीज एक साथ मत करना। अगर आप मैगजीन भी पढ़ रहे हो, लेक्चर भी कर रहे हो, तो इट्स लाइक कि आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो एक चीज में जो शायद उतना सारा नहीं पूछेगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक चीज करो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेक्चर देख के आपने नोट बना लिया करंट अफेयर्स के, वेरी गुड, आप बाद में उसी को रिवाइज कर लेना और कुछ मत करना। बट आप फिर ये मत करना कि वो भी नोट है फिर आपने मैगजीन भी उठा ली, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। समटाइम्स मुझे लगता है कि इस एग्जाम में ये भी है कि लेस इज मोर का दिमाग में रखना होता है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, फिर पढ़ते ही रह जाएंगे हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लाइक एक जिसका मैगजीन लिया उसी का लेक्चर आप देख रहे हो। जैसे अभी स्टडी आईक्यू का हम फॉलो करते हैं इसका करंट अफेयर्स का, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी एक मैगजीन लेकर के अगर उसको मंथली में हाईलाइट। अब एक बात बताओ, जैसे आप स्टडी आईक्यू का फॉलो करते हो तो आप बस लेक्चर ऐसे देख लेते हो कि आप उसका नोट्स भी बनाते हो? लास्ट में क्वेश्चन वगैरह दिया रहता है और वो मेंस का भी देते हैं। ओके सी, इसमें ना मेरा थोड़ा सा वेराइड लाइक होगा, क्योंकि रीजन बीइंग कि मेरे साथ ये होता था ना कि मैं जब तक लिखती नहीं थी ना तब तक मेरे वो दिमाग में घुसता नहीं था। वो फिर से अगेन वो हर इंसान का अलग होता है। ठीक है, मैं बस मेरे इतनी सारी चीजें बोलने का मतलब यही है कि टाइम बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो बहुत वाइजली आपको हर एक चीज में थोड़ी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड मैम अगर हम प्रीलिम्स का भी टेस्ट मतलब एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर्स उतना ज्यादा नहीं है जितना हम हो सकता है करने लगते हैं। मतलब 5% के लिए हम लगता है दिन का आधा टाइम तो करंट अफेयर्स को दे देते हैं, जरूरत से ज्यादा पढ़ लेते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स। वही अगेन, अगर आप लेक्चर देख रहे हो आपके पास पीडीएफ है तो फिर आप क्यों मैगजीन उठा रहे हो, है ना आपके पास पीडीएफ। हाँ, अगर आपको चाहिए कि कंपाइल्ड हो वो तो फिर साल भर का कंपाइल्ड भी आ जाता है। बट आप एक चीज सोचो, आप 1 साल तक करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे हो, आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फीड हो चुकी होंगी, समझ रहे हो आप, क्योंकि कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, तो अगेन रिडंडेंट मत करो कोई चीज, क्योंकि आपको स्टैटिक भी पढ़ना है और स्टैटिक का ये है कि
उसमें आप जो मेहनत करते हो ना वो रंग भी लाती है, बिकॉज आपने 4 बार पढ़ लिया, स्टैटिक 5 बार पढ़ लिया, उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से ठीक कर पाओगे। करंट अफेयर्स को पूछने को तो वो सच में कहीं से पूछ सकते हैं, हो सकता है हमें हवा ही ना लगे कि क्या पूछ दिया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा मतलब वाइजली टाइम डिवाइड करो आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स में। ये सही बात। हम्म। तो अभी से उसका प्रीलिम्स का मॉक लगा और वापस रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करें। नहीं टेस्ट दे दो, एक बार कंप्लीट हो गया ना, टेस्ट से तो पीछे हटो ही मत भाई। मेरे से कोई पूछेगा टेस्ट दे दूंगा तो हमेशा बोलूंगी हाँ दे दो। पर वैसे अभी मेंस का समय है बेटा, हाँ दिसंबर के बाद क्या करोगे? हाँ लेकिन उसके बाद मेंस भी तो दोगे ना, पूरे साल प्री पढ़ोगे? अच्छा इतना ज्यादा मतलब देखो इतना करना जितना तुम रिवाइज कर लो, नॉट टू लेस नॉट टू मच। अभी ये मत बोलना कि मैं 20 ही दूंगा क्योंकि मैं 20 रिवाइज कर सकता हूँ, मतलब कम से कम 40-45 कोशिश करो कि रिवाइज उतना हो जाता है आराम से। सी कुछ भी करो, मेन है कि आपका दिमाग रिटेन रख पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एंड ऑफ इन दी लाइक हमें जाके वहां पे लिख करना ही है ना, सॉल्व ही करना है हमें। ठीक है, हम ये तो नहीं बता सकते हमने इतना पढ़ लिया है यार, अब कोई बात नहीं आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लो। ये होता तो बहुत आसान हो जाता, नहीं? बहुत आसान हो जाता मैम सच में। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है कि उसका 3rd अटेम्प्ट है, 2 बार उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, सो हाउ डिड यू कीप अप विद द मोटिवेशन? मैम ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, मैं नहीं रख पाती थी क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही चलता है आपके कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आगे का तो छोड़ दो, 2 बार आपने दे दिया, तो वो आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल जो आपको मोटिवेट कर सके। फैमिली तो बेस्ट है, मेरे घर वाले तो पता नहीं उनको ब्लाइंड फेथ था मुझ पे कि कभी मैं भी बोलती थी कि नहीं होगा, माय मॉम डैड यूज्ड टू नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा बेटा, तेरे से होगा बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे ऐसे दोस्त रखो जो कि आपको डिमोटिवेट ना करे कि क्या कर रहा है यार, एग्जाम दे के छोड़ दे, कुछ और कर लेते, ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती हमें। तो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल और उनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। एब्सोल्युटली। और अलग अलग क्वालिटीज जज हो रही है ना। आपने देखो, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स 1-2 बार 3 बार नहीं हो रहा, 4 बार नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद वाले सारे क्वालिटीज ऑलरेडी हैं, मतलब है ना, राइटिंग एबिलिटी है, हाँ, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि बस एक बार प्रीलिम्स हो जाए फिर मैं निकाल लूंगा। हाँ हाँ वही होता है। हाँ। Many of my friends also, the only thing that was stopping was prelims. जैसे ही prelims हुआ, मेंस इंटरव्यू खटखट हो गया। तो वही मैम एक्चुअली मुझसे भी ये पूछते हैं कि लाइक ये जो हुआ कि 3 साल से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, एक बार में कैसे, क्योंकि वो माइंडसेट था कि एक बार बस ये निकल जाए भगवान, फिर तो आगे मैं कर लूंगी, बस ये निकल जाए। Very true, very true, very true. CSAT, so CSAT was your strong point. Engineer है? हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, सीसैट मेरा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं बिल्कुल भी इसके बारे में किसी को एडवाइस नहीं देती क्योंकि मैं नहीं करती थी सीसैट, टू बी वेरी फ्रैंक। बट हाँ 2023 का सीसैट का पेपर देके आगे मुझे लगा था कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, मतलब वो बहुत बाउंड्री लाइन पे था। मैं 46 क्वेश्चंस करके आई थी, वो भी मेनली कॉम्प्रिहेंशन का 27, बाकी बस 20 क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग के। तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन का यू नेवर नो कि आपने किया होगा, अपनी समझ से वो सही होगा या नहीं है। तो ये एक चीज गलत हो गया था। तो जिनका सीसैट स्ट्रॉन्ग है मैं प्लीज बोलूंगी कि इग्नोर मत करो, कम से कम 1 महीने तो पढ़ लो एग्जाम से पहले, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि सीसैट स्ट्रॉन्ग, पता है जिनका होता है उनका दिक्कत ये होती है कि उसमें रह जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस, इसमें तो नहीं रहना, इसमें तो नहीं रहना चाहिए था। नहीं, और ऐसा भी होता है ना, we take lot of things granted हो गया था। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो पता है there is a statistics, 1500 बच्चे हर साल क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और हिंदी में फेल होते हैं। और ये मैम सही है, बिल्कुल फैक्ट बता रही वही मतलब हमारे साथ भी जो थे ना, they were so much good in GS पेपर 1 2 3 4 एंड कंपलसरी के पहले वो सोच रहे कि अब क्या करें, कंपलसरी का क्या करें, बैक ईयर कर रहे हैं, रट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो समझ नहीं आता। यस, सो पता है यहाँ पे क्या है ना, जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस तथास्तु एंड एवरीथिंग, सो एवरीवन इज लाइक, मैंने कहा कि हम लोग हमारे जीएस वाले प्रोग्राम में वी टीच इवन कंपलसरी हिंदी एंड इंग्लिश। सो सम पीपल टोल्ड आस्क मी कि ये तो कोई नहीं पढ़ाता, आप क्यों फालतू में पढ़ा रहे हो, ये तो एक एडिशनल ऐसी चीज है। द थिंग इज कि लोगों को पता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं कि 1500 बच्चा हर साल उसमें फेल हो जाता है। आपने जीएस की कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, सब गई। अगर कंपलसरी
मैम एक और भी है कंपलसरी पेपर का, रैंकिंग में भी उससे फर्क पड़ता है। लाइक जैसे कि अगर मेरा और किसी और का सेम मार्क्स है ना, हाँ तो जिनका कंपलसरी पेपर में ज्यादा मार्क्स है उनको उनको वो मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। कंपलसरी पेपर के बारे में। हाँ लेकिन यस वी शुड नॉट टेक फ्यू थिंग्स एज ग्रांटेड। इतना कर लो कि पास अच्छे से हो ना, ये सब क्वालिफाइंग चीजें आपको ना रोके। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसेज? यस ऐसे सो मेरा ये था कि मैंने क्लासेस ले ली थी क्योंकि मैं जीरो थी ऐसे में, मुझे नहीं पता मैम नहीं होता हाँ, हम लोग हाँ, ने सही कभी बात लिखा है। ही नहीं है, और भिड़ते ही 10 पेज कैसे लिख दे हम। एंड फर्स्ट ऐसे आई रोट और मुझे सच में गाय हमारी माता है टाइप लग रहा था, बिकॉज आई वाज सो मच रिपीटिंग सेम पॉइंट्स हाँ, अगेन एंड हाँ। अगेन। तो फिर मैंने क्लास ली, एंड इफ यू कैन नॉट टेक क्लास देन आई वुड से कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ऐसे का। एक है, मैंने ऐसे के लिए दिमाग में था कि कोई भी ऐसे आए, फिलोसॉफिकल आए या लाइक नॉन फिलोसॉफिकल आए, आई यूज टू डिवाइड इट इन सब सेक्शंस। मतलब जैसे जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले होंगे उनको समझ में आएगा कि सोसाइटल फ्रंट में, लाइक वुमेन फ्रंट में, वल्नरेबल सेक्शंस के उसमें, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब में जब आप सिलेबस वाइज तोड़ देते हाँ हैं बहुत सिलेबस लोग। वाइज अब जब तोड़ देते हो ना, तो आपके पास एक ही टॉपिक पे लिखने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तब आपको वहां पे जाके ये नहीं होता कि पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। एंड ऐसे का जब आप लिखोगे, लीव दैट 15 मिनट्स पर ऐसे, जिसमें आप थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना लो, लास्ट पेज में जाके पूरे ऐसे का स्ट्रक्चर बना लो, सो दैट जब आप लिखने जाओगे ना, तो उस फ्लो में ना हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या पॉइंट्स आया था। सो जब ऐसा हो तो आप एटलीस्ट वापस आप देख सकते हो और लास्ट पेज रेफर कर सकते हो कि अच्छा ये पॉइंट्स मैंने सोचा था, एंड देन यू कैन कम बैक कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ है ऐसे आपका। नेक्स्ट इज कोट्स एंड ऑल, बहुत सिंपल। मैंने वैसे ज़्यादा कुछ कोट्स नहीं लिखे थे, जो सबको पता होगा वैसे ही कोट्स है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी टाइप कोट्स। बट वही है कि कोई ऐसे जैसे आया है टॉपिक, सो यू हैव टू लाइक स्टिक टू द टॉपिक। इधर उधर मतलब लिखने के फ्लो में भाग जाते हैं, वो मत करना। अगर टॉपिक है एक, उसी के इर्द गिर्द घूमो, बार बार एग्जाम्पल देके उसी टॉपिक में एग्जामिनर को वापस लाओ कि हाँ इसी वजह से ये है। मतलब उसको दिखना चाहिए हर पैराग्राफ में कि हाँ भाई आपने उस पॉइंट को एक बार तो डिस्कस किया, तो वो लगता है दैट यू आर स्टिकिंग टू द टॉपिक एंड नॉट गोइंग हियर एंड देयर। देयर इज अ सेइंग हेंस LHS ये उसको बता दो बार बार, हर पैराग्राफ में बता दो कि ये करना है। मैं भी जब ऐसे पढ़ाती हूँ मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा ये LHS = RHS आपको हर जगह लेकर आना है। ताकि उसको ये लगे ना कि हाँ इसको याद है कि क्या इसको याद है, इसको ये भटक नहीं गए हैं। बहुत बार ऐसे लिखते समय बच्चा ऐसा होता है कि टोक्यो 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 लंदन, फिर वापस आ गए। एंड ऐसे पेपर मैम मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम में। जैसे ऐसे में बहुत कम मार्क्स 250 मार्क्स नहीं मैम, लाइक बच्चों को मार्क्स भी इन जनरल थोड़ा कम मिला है। सो वो जैसे ऐसे एंड एथिक्स पेपर, मुझे लगता है कि ये मार्क्स आपके, मेरा सिलेक्शन तो मुझे लगता है यही 2 पेपर के चक्कर में हुआ है, बाकी में तो नॉर्मल मार्क्स है। बट ठीक है, इनमें अच्छा मार्क्स आ गया, सो लिस्ट में इसलिए हूँ। निर्वाण मिल गया ना, बस बस साइकिल से मुक्ति मिल गई। निर्वाण इज इम्पोर्टेंट, so in philosophy we focus on nirvana only. चले, if you have any other doubts or shall we have tea together? हम लोग चाय वाय पी ले। हाँ मैं 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, तो एक क्लियर रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन मींस क्वेश्चन रिवीजन तो हो जाता है बट क्वेश्चन सॉल्व करने का गट्स नहीं आता है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिवाइज करनी है, इससे कैसे फियर को फेस मतलब करने का तरीका ये है कि फेस कर लो। क्वेश्चन नहीं बन रहा तो बनाओ, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, आप टेस्ट देते रहो ना, कोई इशू नहीं है। जब तक आप वो करोगे नहीं, आपके माइंड को, जब आप मेन एग्जाम दोगे ना, तब तक आपके माइंड को हो जाना चाहिए कि भाई मुझे रात के 2 बजे भी कोई उठा के बोले ये पेपर सॉल्व कर दे, तो तुम बैठ जाओ। डरना नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? गिव टेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, प्री के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, मैं ऐसे ही मार्केट से उठा के कर लेती थी। वही मैंने करना भी चाहिए। एक ही का आप करोगे ना, तो एक टाइम के बाद क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप स्टाइल भी रिपीट होता है, आपको पता चल जाता है। सो आपका मार्क्स बढ़ता तो है लेकिन इफेक्टिवली नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेंस का भी पेपर हो या प्रीलिम्स का भी पेपर आप हर एक इंस्टीट्यूट का लाओ, 60 आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि क्योंकि मेन एग्जाम जो होगा उसमें तो अलग ही पेपर आना है कुछ, तो वो शौक आप झेल सकते हो।
नेक्स्ट इज मेंस के लिए मैंने फोरम का किया था टेस्ट सीरीज ज्वाइन, क्योंकि मुझे था कि कोई तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मुझे मतलब हो कि मैं इस दिन ये टेस्ट है तो मैं एक हफ्ते ये पढ़ लूं, स्ट्रीमलाइनिंग ठीक हो है। जाए। अदर देन दैट मैंने दूसरे जो पेपर्स PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जो मेंस दे रहे हैं मैं उनके लिए बोलूंगी कि वो आपके गाइडिंग लाइट है। अगर 10 साल के आपने PYQ पढ़ लिया, एटलीस्ट पढ़ भी लिए ना, या ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर ली ना, मुझे लगता है 60% सिलेबस तो वो आराम से कवर कर देते हैं। थीम्स भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, बहुत चीज़ें स्पेशली ऑप्शनल में तो बहुत काम आते हैं, और वो ऑप्शनल जो थोड़े से स्टैटिक है उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मेंस के लिए तो आप उस पर फोकस करो। एथिक्स, ओके, एथिक्स का मेरा फर्स्ट अप्रोच था PYQs, क्योंकि मैंने GS की क्लास नहीं ली थी। तो PYQs एंड जो टेस्ट मिलते हैं मैं मार्केट से लेके आया करती थी, उनको सॉल्व करती थी, उनके मॉडल आंसर्स देखती थी। जब आप 10 साल का करते हो ना, 10 साल मतलब कितने हो गए, लगभग 200 क्वेश्चंस तो हो ही गए। आप इतने क्वेश्चंस जब कर रहे हो ना, तो आपका वो एथिक्स स्ट्रॉन्ग बना देता है। नेक्स्ट केस स्टडीज में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी थी, तो मैंने मार्केट से लुकमान की एक 50 केस स्टडीज की आती है, मेंस के पहले आती है वो, मैंने वो देख लिया था कि अगर कोई केस स्टडी आए तो उसको डील कैसे करना है। मतलब केस स्टडी लिखने का भी एक वो एक तरीका होता है ना कि केस समरी लिख लिया, फिर स्टेक होल्डर्स लिख लिए, फिर वो मैंने ले लिया था मार्केट से और उसको कर लिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग अगेन मैं कर लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लिखा था, उतना टाइम नहीं होता आपके पास। ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, वो देख लिया था, तो उससे केस स्टडी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। Done? Okay, so let's meet tomorrow then. Bye bye.